हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेपर में कैसे लिखते हैं, कैसे प्रश्नों को हल करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और इस पेपर से, इस वीडियो से आप लोग को 30 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। हिंदी के कितने नंबर? 30 नंबर ये कन्फर्म हो जाएंगे। हमारा दावा है कि अगर हमारा वीडियो देखते हैं, हमेशा अंत तक वीडियो में बने रहते हैं, तो आपका 70 में 70 नंबर कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, 70 में 70 लाएंगे एकदम। 70 में 70 नहीं तो 69 तो ला ही देंगे। ठीक है, एक नंबर मान लीजिए आपके राइटिंग पे कट गया तो कट गया, लेकिन 70 में 69 नंबर लाएंगे आप। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमेशा हम आप लोग को नए नए वीडियो, नए नए प्रश्न ला कर देंगे। और उससे आपको ये होगा कि पेपर में कैसे भी प्रश्न पूछें, वो ये नहीं कि एक ही प्रश्न नहीं, कई प्रकार के प्रश्न बनाकर आप लोग को देंगे हम, कि जिससे क्या होगा, आपको अगर कोई भी प्रश्न किसी प्रकार का किताब से कहीं से भी पूछते तो आप पढ़े रहेंगे, तो आपको ये रहेगा कि हम ये पढ़े हैं और हमको क्या आसानी रहेगा पेपर में लिखने के लिए। या आर्टिकल को जो क्वेश्चन है वो भी अब अन्य वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में भी 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिससे उससे आपको 10 नंबर और इससे 20 नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आसानी से हल कर सकेंगे। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करें कि वो भी पेपर में, बोर्ड पेपर में क्या करें, अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है ना। तो हम पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न दे रहा है आपका, ठीक है, देख लीजिए। पहला प्रश्न आपका है गद्य से। क्या है? गद्य से। इन्हीं 4 प्रश्नों का आपको क्या करना है? उत्तर देना है। जो भी, यानी कि देखिए, जो भी लेखक लिखता है, जैसे मान लीजिए कि मित्रता का है, ठीक है ना, अजंता का है, जो भी है प्रश्न है हमारे सामने, उनको क्या करना रहता है? हल करना। जैसे इसमें प्रश्न पहला दिया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न दे रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद आ रहा है आपका, हृदय को उज्ज्वल रखने का क्या उपाय है। ठीक है, लेखक ने उपयुक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर, ये जो आपको कहानी दिया गया है, इसी में से हमको क्या करना है? ढूंढ के लिखना है। ठीक है, तो पहले इसे क्या करेंगे? अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। तो देखिए, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल, ठीक है, तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ। ठीक है, फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें कहने, क्या बकने वाले आगे चलकर, ठीक है, आगे चलकर अपने आप सुधर जाएंगे। ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या? जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसे जगह पैर रखता है। उसके बाद धीरे धीरे उन बुरी बातों में क्या अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा, ठीक है, तुम्हारी घृणा, आगे देखिए दे रहा है कि कम हो जाएगी, फिर तुम्हें उनसे चिढ़न नहीं होगी। देखिए, जैसे हम लोग को क्या, जो गंदे व्यक्ति होते हैं, जो बुरी बातें करते हैं, उन लोग से एक चिढ़ होती है ना, वही बात कह रहा है। क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की क्या बात, क्योंकि क्या बात है चिढ़ने की? अगर कोई हमसे बात कर रहा है तो चिढ़ने की क्या बात है? वो गंदा करे, अच्छा करे, ठीक है, उसे उसी तरह देखिए आगे दे रहा है, कि तुम्हारा विवेक कुंठित तो हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रहेगी। ठीक है, न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। ठीक है ना। क्या होगे? तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। क्या करना चाहिए हमें? बुरी क्या
संगत की छूत से बचना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पहला इसका प्रश्न दे रहा है, पहला प्रश्न दे रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हम लोग को क्या करना है, इसका संदर्भ। तो देखिए आप लोग के हम सामने रख दिए इसका संदर्भ, आप लोग आसानी से इसे देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। जैसे इसका संदर्भ दे रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है ना। एक हमारा संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है ना। तो बहुत कुछ बदलता नहीं है संदर्भ में, केवल लेखक का नाम और पाठ का नाम बदल जाता है। ठीक है ना। पहला प्रश्न का आंसर हो गया, इसी तरह आपको करना है। ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न दे रहा है, दूसरा प्रश्न है हमारा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करना है हम लोग को, रेखांकित अंश जो दिए गए हैं, जो भी जिसके नीचे रेखा खींचा गया है, उसका क्या करना है हम लोग को, व्याख्या करना है। ठीक है ना, बस उतना ही हमको बताना है। तो देखिए ये दे रहा है, यहाँ से दिया है कि जब एक दे रहा है ना कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति है, एक बार अगर बुराई की तरफ अपना पैर रख दिया तो अब आगे चल के ये सोचेगा नहीं कि वो कहाँ पैर रख रहा है या क्या कर रहा है, कौन सी गलती कर रहा है, उस पर वो ध्यान नहीं देता है। ठीक है ना। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो जब एक बार कोई भी मनुष्य अपना कीचड़ में पैर, माने क्या गलत मार्ग पे पैर रख देता है, तो उसे खींचने में, देखिए कोई भी काम आप करेंगे तो बिगाड़ने में समय नहीं लगता है, बिगड़ने में समय नहीं लगता है, किसी भी वस्तु को बनाने में समय लगता है। तो यही बात इसमें समझाया जा रहा है कि अगर एक बार हम गलत बन गए तो फिर वो चीज़ हमको अच्छा लगने लगता है और हमको ये बुरा और अच्छा का क्या मतलब नहीं रह जाता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं और वही चीज़ हमको अच्छा लगने लगता है। ठीक है, बात समझ गए। तो अपने मित्र बनाइए, चाहे जो भी जहाँ भी अपना कदम बढ़ाइए, अच्छे की तरफ बढ़ाइए। हम यही कहेंगे कि अच्छे मार्ग पे चलना चाहिए। ठीक है, इसके कहने का मतलब यही है कि आप क्या कीजिए, आप इसका कहने का मतलब यही है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर एक बार अगर गलत की तरफ पैर बढ़ा दिए हैं, चाहे कदम रख दिए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए इंसान जब गलत बनता है तो वो सुधर सकता है, लेकिन सुधरने में टाइम लगता है। ठीक है ना। बिगड़ने को तो एक बार एक आदमी बिगड़ जाएगा, चाहे कोई भी, अगर मान लीजिए कि घर बनाना है तो घर बनाने में समय लगता है, और यही बिगाड़ना हो तो क्या करेंगे, हम तुरंत उसको तोड़वा सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए नीचे दे रहा है आप लोग को, और रेखांकित अंश दिया है, दे रहा है कि तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी, अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। देखिए कहने का मतलब इसका ये है कि तुम्हारा जो विवेक है कुंठित, मतलब कि क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है ना। तुम्हारा विवेक शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुमको भी अच्छा लगने लगेगा बुरी बातें, और तुम भी क्या करोगे, भले बुरे की पहचान भूल जाओगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो भी बुरी बातें होंगी वही तुमको क्या लगेंगी, अच्छी लगेंगी। ठीक है, तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। जैसे क्या, बुरे की संगत में रहेंगे तो बुराई ही आपको मिलेगा। ठीक है ना। बात समझ गए। अब और आगे सुनिए, आप गलत सही का पहचान कभी नहीं कर पाएंगे। देखिए गलत व्यक्ति, वो उसको गलत ही अच्छा लगता है। ठीक है ना। जो गलत व्यक्ति होता है वो क्या, हमेशा उसको गलत ही अच्छा लगेगा, अच्छा उसे बताया जाए तो अच्छा उसको नहीं चाहिए, सही बात किसी से कही जाए तो उसको बुरी लगती है, बुरी बात कहे जाए तो अच्छी लगती है, हर इंसान को अच्छी लगती है। लेकिन आप लोग अपने अंदर इतना विवेक रखिए कि क्या कोई भी गलत बात कहे तो उसका विरोध कीजिए। ठीक है ना। और गलत लोगों के संगत में नत रहिए।
यही इस पाठ का पढ़ने का मतलब है, मित्रता पाठ को पढ़ने का यही मतलब है कि हम जब भी मित्र बनाएं, दोस्त बनाएं, तो अच्छे लोगों को मित्र बनाएं, जिससे क्या हो सके, हमारा जीवन जो है अच्छी तरह से कट सके, कोई इंसान उंगली न उठा सके हमारे ऊपर। ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए अब आगे प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न दे रहा है हमारा। देखिए, हमारे उम्मीद से तो आप लोग बात समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग व्याख्या करते हैं। ठीक है। देखिए, जितना अपने शब्दों में व्याख्या करेंगे आप, जितना अपने शब्दों में व्याख्या करेंगे उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा आपको। किताब से रटने से कोई मतलब नहीं होता है। किताब तो सभी लोग पढ़ते हैं या किताब तो पढ़ा ही देते हैं। देखिए, मतलब ये होना चाहिए कि हम अपने मन से क्या लिख सकते हैं, बेहतर से बेहतर उसमें लिखें हम। ठीक है ना। तो देखिए, किताब से रटेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे, अपने मन से उसके प्रति और जागरूक होकर बनाएंगे उसको, तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। एकदम समाज में सभी लोग रहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सबके पास जानकारी है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा 100 नंबर का दे रहा है पहला कि हृदय को उज्जवल रखने का क्या उपाय है। हम लोग को बताना है कि क्या हृदय को उज्जवल प्रकाशवान रखने का क्या उपाय है, उपाय कह रहा है। ठीक। देखिए, हमारा प्रश्न क्या है कि हृदय को उज्जवल रखने का क्या उपाय है। तो देखिए, इसका उपाय एकदम आसान है कि हम बुरी संगति से दूर रहें। क्या? बुरी संगति से दूर रहें, और जो भी बुरी बातें हैं या जो भी बुरे लोग हैं उनको एक बीमारी के समान समझें। अपने हृदय को हमेशा सरल रखें, सामान्य रखें और स्वच्छ रखें। यही हमारा उपाय है कि क्या, अपने हृदय को उज्जवल रखने का। ठीक है ना। कि हम क्या कर सकें, उस बुरी बात को या बुरे काम को हम क्या समझें, एक बीमारी समझें। ठीक है ना। जब बीमारी समझकर उससे दूर रहेंगे, उससे बचेंगे, तो हमारा हृदय क्या हो सकता है, उज्जवल हो सकता है। ठीक है, बात समझ गए। आगे चौथा नंबर प्रश्न दे रहा है, इसमें 2 नंबर 100 का दे रहा है कि लेखक ने उपर्युक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया है। उपर्युक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया है, ये बताना है हम लोग को। देखिए, लेखक ने उपर्युक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया है। तो देखिए, इसमें दिया है हमें संदेश, लेखक ने संदेश दिया है कि हमें बुरी संगति से, ठीक है ना, कुसंगति से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक है ना। बात समझ गए आप लोग। एक बार और सुन लीजिए कि लेखक ने उपर्युक्त गद्यांश में कहा है कि बुरी संगति से, कुसंगति से, बुरे लोगों से, ठीक है ना, अपने आप को जितना बचा सकते हैं बचाइए, दूर रखिए। ठीक है ना। बात समझ गए। ये पहला प्रश्न हमारा हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना द्वितीय स्थान रखता है। ये पहले ही हमको पता चल गया किस लेसन से है, अजंता लेसन से है। किस पाठ से है, अजंता। ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से कि अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना द्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्य, ठीक है, कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्ण के देशों की, क्या कह रहा है, उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिम एशिया भी उसके कलाकार प्रभाव से वंचित न रह सके। कहने का मतलब ये है कि मध्य पश्चिम एशिया के भी जो कलाकार हैं इससे वंचित बच न सकें। ठीक है ना। कहने का मतलब हमारा यही है। अब देखिए, पहला प्रश्न दे रहा है इसमें कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। हम लोग को क्या लिखना है, इसमें का संदर्भ हमको लिखना है। तो हम पहला ही प्रश्न बताए हैं जो वही संदर्भ हो जाएगा। ठीक है ना। इसका
तो देखिए इसका भी संदर्भ यहाँ दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवत सरल उपाध्याय जी हैं। कौन है? भगवत सरल उपाध्याय जी इसके लेखक हैं। अब देखिए पहला प्रश्न तो हल हो गया हमारा। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दे रहा है हमारा रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। क्या करना है? रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। तो देखिए जितने भी रेखांकित अंश हैं इसकी हम लोग व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या पर। ठीक है ना, दे रहा है ना, इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्य कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। ठीक है ना। अब देखिए जितने भी अंडरलाइन है उनका हम क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व में कहीं भी अजंता के चित्रों के समान इतने प्राणवान, क्या इतने प्राणवान, गतिशील, जैसे बहुत अधिक असंख्य में, क्या बहुत ही अधिक संख्या में चित्रकथाएं कहीं नहीं बनी। ठीक है ना, कहीं पर ऐसी चित्रकलाएं या चित्रकारी नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए दे रहा है अजंता के इन प्राणवान चित्रों का प्रभाव पूर्वी देशों की कथाओं, ठीक है ना, क्या कर रहा है? अजंता के चित्रों के ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकलाओं को प्रभावित किया है। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिम एशिया भी उसके कला का प्रभाव से नहीं बच सका है। ठीक है ना। तो देखिए इसका हो जाएगा अजंता के इन प्राणवान चित्रों का प्रभाव पूर्ववर्ती देशों की कलाओं पर भी पड़ा है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त मध्य पश्चिम एशिया देश भी उसके हितकारी प्रभाव से मुक्त नहीं रह सका। आशय यह है कि अजंता चित्रकलाओं का प्रभाव संपूर्ण एशिया के देशों की कलाओं पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। देखिए ये एक देश पे नहीं, जितने भी एशिया महाद्वीप हैं या एशिया क्या है एशियाई देश हैं, उनमें क्या हो रहा है? इसका प्रभाव अच्छी तरह से पड़ा है। ठीक है ना। आप लोग बात समझ गए? किसका प्रभाव पड़ा है? अजंता की गुफाओं में जो भी चित्रकारी हुआ है, जो भी चित्र बने हैं, वो एकदम सजीव लगते हैं, प्राणवान लगते हैं, चलते हुए प्रतीत होते हैं। इसीलिए क्या इसके प्रभाव से कोई बच नहीं सका है। ठीक है ना, कोई भी देश इससे बचा नहीं है। आगे देखिए, आगे अगला प्रश्न दे रहा है हमारा, तीसरा प्रश्न दे रहा है अजंता की चित्रकला का बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा है? हमको बताना है कि बाहर के देशों पर इसका प्रभाव क्या पड़ा है। तो देखिए अजंता की अजंता की चित्रकला का बाहर देशों पर कल्याणकारी प्रभाव पड़ा है। क्या पड़ा है? कल्याणकारी प्रभाव इसका पड़ा है। बात समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न जैसे आता है, ये तो हमारा गद्य से हो गया। अब पद की तरफ बढ़ते हैं। पद में हमारा पहला छंद दे रहा है कि आज गई हूती भोर ही हो रस खानी रही वही नंद के भवनी। ठीक है। वा को जियो जुग लाख करोड़ो जसुमती को सुख जात कहो नहीं। ठीक है। अंजन भव में लगाई तेल लगाई के, ठीक है, अंजन भव में बनाई तेल लगाई के अंजन ठिरौनी डारी महेलनी हार निहारत वारत ज्यों, ये नहीं रहेगा। देखिए ये देव जो हो गया है, देव नहीं रहेगा। डारी महेलनी हार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है, अब देखिए
इसका हम पहले क्या देखेंगे, संदर्भ देखेंगे। क्या देखेंगे, संदर्भ, कि इसका संदर्भ क्या होगा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पद्यांश रहेगा ना, हाँ इसका पद्यांश रहेगा, क्योंकि ये पद है, ठीक है, क्या है, पद है। एक पद पाठ भी दिया है तो वो पद नहीं, ये पद्यांश है, ठीक है ना। बात समझिए, गद्य और पद होते हैं, ये पद्यांश है। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं क्या, गद्य, ठीक है। तो ये क्या, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में क्या, सवैये नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि कौन है, रसखान जी हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, संदर्भ तो हो गया, अब व्याख्या देखेंगे। इसका क्या देखेंगे, व्याख्या। ध्यान दीजिएगा व्याख्या पर, इसकी व्याख्या को देखेंगे हम। तो कह रहा है कि आज गई हूँ तो भोर ही, हाँ देखिए कहने का मतलब यह है कि क्या रसखान जी कह रहे हैं कि एक सखी है, अपने सखियों से कह रही है, अपनी सहेलियों से कह रही है, बता रही है कि हे सखी, आज सुबह होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी। क्या, आज मैं सुबह होते ही नंद बाबा के घर गई थी, ठीक है। वाह को जियो जुग लाख करोड़ो, जसमती को सुख जात कहो नहीं। देखिए यशोदा मैया का सुख बहुत ही वो अच्छा है, नसीब अच्छा है कह सकते हैं, ठीक है ना। उनका जो खुशी है उसका ठिकाना नहीं है, ठीक है ना। कह रही हैं कि उनका लाल जो है, क्या, उनका लाल जो है वो करोड़ों लाखों वर्ष तक जिए। क्या, लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए, यशोमती का जो लाल है, ठीक है ना। आगे देखिए कह रहा है कि यशोमती यानी कि यशोदा मैया, कौन, यशोदा मैया, अंजन भाव में बनाई बनाई, तेल लगाई लगाई, अंजन छिछौनी बनाई। देखिए छोटे बच्चों को नहला कर क्या बता रही है सखी कि जब गई थी उनके घर, तब माता यशोदा कि अपने बालक श्री कृष्ण को क्या कर रही थी, उसको नहला कर, तेल लगाकर, क्या, उसको नहलाकर तेल लगाकर, और आँखों में क्या, काजल, आँखों में काजल। देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों को आप लोग, आपके भी घर होंगे, तो उन्हें नहला कर तेल लगा कर आँखों में काजल करके ठिठौना बनाई, मतलब होता है क्या, आप देखे होंगे माथे पर एक टीका कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, टीका कर दिया जाता है, कि जिससे नज़र न लगे, ठीक है ना। बात समझ गए। अब आगे देखिए, डारी महेल निहार निहारत वार, क्या, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। देखिए कह रही हैं कि उस क्या, श्री कृष्ण के गलों में मोतियों का हार डालकर, ठीक ना, मोतियों का हार डालकर, और उसे क्या कर रही हैं, चुचकार के क्या रही हैं, खिला रही हैं, ठीक है ना, बार बार बुला रही हैं, मेरा लल्ला आ जाओ, बाबू आ जाओ, खिला रही हैं उसे, ठीक है ना। उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। जो श्री कृष्ण का चेहरा देखेगा मोहित हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं या सुंदर लग रहे हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग को अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं दूसरे छंद की तरफ। दूसरा हमारा छंद दे रहा है, कान भय, क्या, कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। देखिए आप लोग को पेपर में आता है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क्या आता है, संदर्भ सहित व्याख्या करने को। तो एक बात बता दें आप लोग को, इसका क्या करना रहता है, व्याख्या करना रहता है, और अनिवार्य रूप से सवैया से, पद से, और क्या, वन पथ से प्रश्न आते रहते हैं पेपर में हमेशा, ठीक है। सवैया से और पद से अधिकतर पूछता है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि आप लोग भी याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, कि आपको क्या कर रहे हैं, पेपर में आसानी पूर्वक लिख सकें और जान सकें कि ऐसे ही प्रश्न आते हैं। इसीलिए हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग क्या करें, जानें, समझें, और पेपर में
क्या कर सकें, लिख सकें, जिससे आपका अच्छा नंबर आ सके। आगे कह रहा है कि निज दयोस रहे संग साथ लगी यश सौतीन तापन क्यों सहिए जिन मोही जिन मोही लियो मनमोहन को रस खानी सदा हमको दहिए मिली आओ सब सखी भाग्य चले अब ब्रज में बांसुरी रहिए। देखिए इसका संदर्भ हम बताएं, अभी एक पाठ का एक ही संदर्भ होता है, ये भी सवैये पाठ से है। इसके लेखक कौन है, इसके कवि हैं रसखान जी। तो क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में सवैये नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता या जिसके कवि क्या हैं, रसखान जी हैं। इसका संदर्भ जान गए आप लोग। तो अब इसका व्याख्या करेंगे हम लोग, इसका व्याख्या देखेंगे। इसका व्याख्या हो जाएगा क्या, व्याख्या हम लोग व्याख्या करेंगे इसका। तो क्या, कान भय बांसुरी के। देखिए एक सखी है और अपने सखियों से बता रही है कि हे सखी, अब जो श्री कृष्ण है वो बांसुरी के वश में हो गए हैं। क्या हो गए हैं, बांसुरी के वश में हो गए हैं। किसके वश में हो गए हैं, बांसुरी के। अब हमको कौन चाहेगा, ठीक है। अब तो श्री कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, हमको चाहने वाला कोई नहीं है। निस्औध, ठीक है, कहने का मतलब है कि हमेशा, ठीक है। निस्औध मतलब हमेशा, संग साथ लिए मतलब कि हमेशा अपने साथ लिए रहते हैं बांसुरी को। यह सौतीन तापन क्यों सहिए, ये जो बांसुरी हम लोग को सौतीन है, इसे हम लोग इसका जो क्या है, सौतीन तापन क्यों सहियो, इसका सौतिया डाह क्यों सहेंगे हम लोग। इस सौतीन को हम लोग को दूर भगाना है, ठीक है ना। ये क्या कर ली है, श्री कृष्ण को अपने वश में कर ली है, ठीक है। जीन मोहिनी लियो मनमोहन को रस खानी सदा हमको दहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्या मुरली है, बांसुरी है, जो श्री कृष्ण के मन को क्या कर लिए, मोह ली है, अपने वश में कर ली है, मोहिनी मंत्र डाल दी है। अब हम लोग को हमेशा ये डाहेगी, समझ रहे हैं बात को। ये क्या करेगी, बांसुरी हमको हमेशा डाहेगी। कह रहा है ना कि रस खानी सदा हमको दहिए। श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अब हम लोग को जला रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। ये बांसुरी भी हम लोग को क्या कर रही है, सौतिया डाह दे रही है, सौतीन जैसा प्रभाव डाल रही है श्री कृष्ण पर, ठीक है ना। श्री कृष्ण को क्या कर लिए, अपने वश में कर लिए। आगे दिए, मिल आओ सब सखी भाग चले अब ब्रज में क्या बांसुरी रही है। कहने का मतलब यह है, कह रही है सखी कि हे सखी, आओ हम लोग मिलकर अब क्या गोकुल को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर अब यहाँ से हम लोग कहीं और चलें, क्योंकि अब यहाँ पे ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। कौन रहेगा, बांसुरी ही रहेगी। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। बहुविकल्पीय पहला प्रश्न है हमारा। देखिए इनके जो भी लेखक दिए रहेंगे उनके अन्य रचनाओं को भी हम बताएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि पहला प्रश्न हमारा दे रहा है कि मित्रता निबंध के लेखक कौन है। मित्रता निबंध के लेखक कौन है, अभी आप लोग बताएं कि मित्रता निबंध के लेखक कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने और भी रचनाएं की हैं, जैसे सूरदास त्रिवेणी, क्या चिंतामणि, ये इनकी रचनाएं हैं। किसकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। उसी तरह श्याम सुंदर दूसरे नंबर पर दिए गए हैं। तो इनकी रचना है साहित्यालोचन। क्या, साहित्यालोचन। दूसरे नंबर पर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की कुछ रचनाएं हैं, जैसे क्या वेणी संहार, मृच्छाकटिक, पद्मावती, ये इनकी रचना है। उसी तरह प्रेमचंद्र की रचना है सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और कर्मभूमि, ये इनकी रचना है। बात समझ में आ गया। और मित्रता निबंध के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहला ऑप्शन हम लोग का सही है। और एक बात समझ लीजिए, आप लोग को टिक करने को नहीं आएगा, क्या करना रहेगा, गोला भरना रहेगा। तो 1 2 3 4 5 करके ऐसे प्रश्न नंबर दिए रहेंगे,
और यहाँ ए बी सी और यहाँ डी दिया रहेगा, यहाँ गोला बनाया रहेगा 4 ठो, और जो ऑप्शन सही रहेगा उस गोले में क्या करना रहेगा, गोला करना रहेगा। ठीक है, जैसे पहले का आपका ए सही है तो ए के नीचे क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन के सामने ए नंबर में क्या करेंगे, गोला कर देंगे अच्छी तरह से, ना गोले से आपका पेन बाहर जाए और ना उसमें केवल बिंदु करना है, पूरी अच्छा तरह से क्या करना है, गोले को भर देना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है हम लोग को बताना है। तो देखिए रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। क्या, तुलसीदास जी। उसके बाद दूसरे नंबर पर सूरदास जी दिए हैं। सूरदास का रचना है सूरसागर, सरस्वती, साहित्य लहरी, ये इनकी रचना है, किसकी, सूरदास की। उसके बाद तीसरे नंबर पर दिए हैं आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास, आचार्य केशवदास का है रचना रसिक, क्या, रसिक प्रिया। उसके बाद इनकी रचना है नखासी सिख। उसके बाद इनका है चंद्रमाला, इनकी ये रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है चौथा नंबर ऑप्शन। चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है क्या, धनानंद। इनकी रचना है सुजान हित। क्या है, सुजान हित, जो 507 पद में लिखा गया है। कितने पदों में, 507 पद इसमें है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, क्या, तुलसीदास। रामचरितमानस को किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक हैं। हम लोग बताना है 84 वर्ण, क्या, 84 वैष्णव वन वार्ता के लेखक। तो पहला ऑप्शन दे रहा है लल्लू लाल, दूसरा ऑप्शन दे रहा है गोकुलनाथ, तीसरा ऑप्शन दे रहा है राम प्रसाद, क्या, निरंजनी, चौथा ऑप्शन दे रहा है विट्ठलनाथ। तो देखिए लल्लू लाल की रचना है राजनीति, माधव विलास, ये इनकी रचना है। उसके बाद गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णव वन की वार्ता, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। उसके बाद राम प्रकाश, ठीक है, राम प्रसाद निर्जनी, ठीक है, ये इनकी लेखक है, रचनाएं हैं भाषा योग्य वष्टि, ठीक है, ये इनकी रचना है। उसके बाद विट्ठलनाथ की रचना है यमुना कष्ट, क्या, यमुनाष्ट। उसके बाद विट्ठलनाथ की रचना है सुबोधनी की टीका, ये इनकी रचना है। ठीक है, अब हमको बताना है कि इसमें विष्णु 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक कौन है। तो 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ जी हैं। कौन है, गोकुलनाथ जी। हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। पहला दे रहा है निहार, दूसरा साकेत, तीसरा प्रिय प्रवास, चौथा दे रहा है साहित्य लहरी। तो देखिए हम बताएंगे कि किसके कौन लेखक हैं। तो देखिए निहार के लेखक क्या, महादेवी वर्मा है। साकेत के लेखक मैथिली सरल गुप्त हैं। कौन है, मैथिली सरल गुप्त। और अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास, क्या, प्रिय प्रवास। उसके बाद चौथा ऑप्शन दे रहा है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास द्वारा रची गई ये रचना है। ठीक है, यानी कि हमारा इसमें से हो जाएगा प्रिय प्रवास, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना क्या है, प्रिय प्रवास। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है शोक विकल सब रोवहीं रानी रूप राशि बन तेज बखानी में कौन सा रस है। इसमें बताना है हम लोग को कि इसमें कौन सा रस है, रस का नाम बताना है। पहला दे रहा है करूर, दूसरा श्रृंगार, तीसरा शांत और चौथा दे रहा है वीर रस। इसमें बताना है कि कौन सा रस होगा। तो देखिए इसमें करूड़ रस होगा। क्या होगा, करूड़ रस। पहला ऑप्शन आप लोग का सही है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर हमारा प्रश्न है दोहे का उल्टा क्या होता है। दोहे का उल्टा क्या होता है हम लोग बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है रोला, दूसरा सोठा, तीसरा सवैया और चौथा बरबय। ठीक है, अब देखिए दोहे का उल्टा क्या होता है, सोठा होता है। क्या होता है, सोठा, यानी कि दूसरा ऑप्शन हम लोग का क्या है, सही है, दोहे का उल्टा सोठा। आगे बढ़ते हैं
7 नंबर प्रश्न की तरफ 7 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि चरण कमल बंधु हरिराय में किस अलंकार का अभिव्यक्ति हुई है। हम लोग बताना है कि चरण कमल बंधु हरिराय में कौन सा अलंकार है। तो पहला रूपक, दूसरा उपमा, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा श्लेष। हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ठीक है ना। चरण कमल बंधु हरिराय में कौन सा अलंकार होगा। तो देखिए चरण कमल बंधु हरिराय में रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, रूपक। पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है। पहला अत अवयवी भाव समास। क्या अवयवी भाव समास, ये वो है। ठीक है ना। आगे दिया है द्विगु समास, तीसरा दिया है कर्मधारय समास और चौथा बहुब्रीहि समास। हमको बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा। तो पहला यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। तो यथाशक्ति में अवयवी भाव समास होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। कौन सा, पहला ऑप्शन सही है, अवयवी भाव समास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपने पेपर को आसान बना सकें और आसानी से हल कर सकें। ठीक है। देखिए गेहूँ का तत्सम शब्द बताना है। गेहूँ का तत्सम शब्द पहला दे रहा है चावक, दूसरा दे रहा है गोधूम, तीसरा दे रहा है गर्दभ, क्या गर्भवत। ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन दे रहा है अंगूठा। ठीक है ना। हम लोग बताना है कि गेहूं का तत्सम शब्द होगा। तो देखिए गेहूं का तत्सम शब्द होता है क्या, गोधूम। क्या होता है, गोधूम, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है। वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोग से कहेंगे कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।